हेलो दोस्त, नमस्कार। जैसा आप लोग देख चुके हैं, असिस्टेंट लोको पायलट यानी आरआरबी एएलपी का जो एग्ज़ाम हुआ है, उसमें किन किन क्वेश्चंस पे आपको ऑब्जेक्शन लगाने हैं। तो 25 तारीख में एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ, 25 और 26 का आप लोग वीडियो में देख चुके होंगे किस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगाना है, किस पे नहीं लगाना है। तो आज अगर मैं बात करूँ तो हम लोग 27 तारीख में होने वाले एग्ज़ाम की तीनों शिफ्ट, पहले शिफ्ट 1 का पूरा पेपर, उसके बाद शिफ्ट 2 का, फिर शिफ्ट 3 का, यानी 27 तारीख में जो जो हमारे एग्ज़ाम हुए हैं, किस तारीख में। तो मेरे दोस्त ये 27 तारीख में, ये लाभ साफ साफ आपको दिख रहा है, 27 नवंबर 2024 में जो एग्जाम हुआ है असिस्टेंट लोको पायलट का, उसमें मैं अगर मैथ्स की बात करूं तो टोटल 21 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन मैथ्स की बात करूं तो 21 हैं। और मैथ्स के 21 क्वेश्चन में किस क्वेश्चन में आपको लगाना है ऑब्जेक्शन, किस में नहीं। तो ये अगर मैं बात करूं, सबसे पहले आपका टाइम ना बर्बाद करते हुए मैं बता दूं, 21 में किसी क्वेश्चन में आपको है ना ऑब्जेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, सबके आंसर्स सही हैं। तो अगले 5 से 10 मिनट में उन 21 क्वेश्चंस को एक बार देख लेते हैं और उनको करने का एक सॉल्यूशन, मतलब मैं उसमें सिखा नहीं रहूंगा आप लोगों को, वो बस आपको करके दिखाऊंगा कि इसका आंसर ये है और इसने ये दिया हुआ है। तो वो आपके सामने मैं लेकर आया हूं। उसके बाद जैसे जीएस है तो जीएस में जीएस वाले सर आपके सामने लेकर आएंगे। तो ये भाई सबसे बढ़िया आपको दे रखा है कि ये मिक्स दे रखा है, मतलब बढ़िया क्या, बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये गलत है क्योंकि इसमें टाइम मैनेज नहीं हो पाता। पहला क्वेश्चन ये आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ये दोनों मैथ के क्वेश्चन हैं। आप लोग देख पा रहे हैं कि सर ये दोनों ही क्वेश्चंस मैथ के हैं। ठीक है, तो क्या है, यदि किसी आंकड़े का माध्य है, यानी कि माध्य 65 है, बहुलक 23 है, अनुभाविक सूत्र का प्रयोग करते हुए माध्यिका ज्ञात करो। अनुभाविक सूत्र का प्रयोग करो, कुछ भी करो, हमें माध्यिका चाहिए। माध्यिका का फॉर्मूला क्या है, आपके पास एक फॉर्मूला होता है बहुलक यानी कि मोड बराबर होता है 3 गुणा माध्यिका, 3 इंटू मीडियन माइनस 2 गुणा माध्य। और जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो बस माध्यिका दे नहीं रखी, वो आपसे पूछी गई है। तो बहुलक की आप बात करोगे, सर बहुलक दे रखा है 23, तो 23 लिखो, बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य दे रखा है 65, तो 65 दूनी 130। भाई 2 गुणा 65 में लिख सकता हूँ, 65 दूनी 130, 130 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी 3m जो है ये वैल्यू बन गई 153। तो m का मान, माध्यिका कितनी हुई, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, तो माध्यिका 51 सही आंसर है। इसने भी आंसर 51 ही दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन पे मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 5 है, त्रिभुज एबीसी में डीईएफ के समरूप है। दो ट्राइंगल है एबीसी और डीईएफ, दोनों आपस में समरूप है। मैं ट्राइंगल आपको बना दूं, हालांकि जरूरत नहीं है। जहां बी सी और ई एफ, तो देखो बी और सी ऐसे है तो ई और एफ होना चाहिए, तो ई और एफ है, 1/4 है, तो नीचे ई एफ का है 4, क्षेत्रफल पूछा है डीई एफ ए बी सी, तो क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल होगा बी सी अपॉन ई एफ बराबर अंडर रूट में ट्राइंगल ए बी सी का एरिया और अपॉन अंडर रूट में ही ट्राइंगल डीई एफ का एरिया। ये आपको पता है, होता होगा भाई, ये होता है, आपने सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी है। तो बी सी अपॉन ई एफ आपको दे रखा है क्या, 1/4। तो अगर मैं दोनों बी सी अपॉन ई एफ का मान मैंने आगे लिख दिया, दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर करूं तो ये हो जाएगा ट्राइंगल ए बी सी का क्षेत्रफल अपॉन ट्राइंगल डीई एफ का क्षेत्रफल, और दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ये होगा 1/16। भाई मैंने इधर भी स्क्वायर करा, इधर भी स्क्वायर करा, अगर इधर स्क्वायर कर रहा हूँ तो अंडर रूट खत्म, इधर स्क्वायर करो तो 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, तो आना चाहिए 1/16। लेकिन ये फॉर्मूला है, ये जो आ रहा है ऊपर आ रहा है एरिया ए बी सी का, लेकिन इसने पूछा है ऊपर एरिया डीई एफ का। तो डीई एफ यानी 16 को लिख दो ऊपर और ए बी सी 1 को लिख दो नीचे, तो 16/1 ये 16 आंसर होगा, और इसने भी यही आंसर दिया है 16। तो इन दोनों क्वेश्चंस में कोई ऑब्जेक्शन हमें लगाने की जरूरत नहीं है। तीसरा क्वेश्चन ये है, इसमें मुझे माध्यिका ज्ञात करनी है, और माध्यिका के लिए आप लोगों को पता है मेरे दोस्त कि मुझे जो दिया गया डाटा है उसे या तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में अरेंज करना होता है। तो मैं अगर बात करूं कितना डाटा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आंकड़े दे रखे हैं, यानी कि 15 में 7 लेफ्ट में होंगे, 7 राइट में, बीचों बीच जो होगा पहले आरोही या अवरोही क्रम में लगा लो, उसके बाद जो 7 आगे के 7 पीछे के छोड़ दो, बीचों बीच जो होती है वो माध्यिका होती है। तो मैं एक काम करता हूं, पहले 7 और 8वां निकाल देते हैं, 8वां ही हमारी माध्यिका होगी, अगले 7 हम क्यों निकालें। तो मैं देखूं सबसे छोटा कौन सा है, 20, तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, आधा काम तो इसी ने कर दिया। तो 6 बार तो 20 ही आएगा,
20 आ गया 6 बार। 7वीं बारी पे कौन आएगा? 20 से बड़ा कौन है? 23। तो 7वीं बारी पे 23 आया, और 8वीं बारी पे जो आएगा वही मेरा आंसर होगा, जो 8वीं बारी पे आएगा। भाई 20 आ गया 6 बार, 20 कितनी बार आ गया? 6 बार। 1 2 3 4 5 6 7। और 8वीं बारी पे कौन सा होगा? 23। दोबारा कहीं 23 है इसमें? आप बोलोगे नहीं है, तो 23 से बड़ा 24 है कहीं? नहीं है। 24 से बड़ा 25, ये रहा। तो 8वें पे, अब इसके आगे 7 आ रहे होंगे। माध्यिका में 7 मैंने पहले ले लिए, 7 बाद में होंगे, और माध्यिका होती है बीचों बीच वाली संख्या। तो ये 25 है, तो इसने आंसर 25 दिया हुआ है, तो हमारा आंसर ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसमें भी आप लोगों को कोई ऑब्जेक्शन लगाने की मेरे हिसाब से, मतलब मेरे हिसाब से क्या जरूरत है ही नहीं वास्तव में। तो अगर मैं आगे करूं तो इसके बाद 14वें नंबर पे क्वेश्चन है, उसके बीच में सब मिक्स क्वेश्चन है। 14वें नंबर पे फिर मैथ का क्वेश्चन आता है। ये देखो 14वें नंबर पे मैथ का क्वेश्चन ये है। 14वें नंबर पे मैथ का क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये रहा। इसमें कह रहा है साधारण ब्याज पर ऋण दी गई कोई धनराशि 4 वर्ष में स्वयं की 7/5 हो जाती है, वार्षिक ब्याज की दर बताओ। भाई हो जाती है का मतलब, अगर ये 7/5 लिखा हुआ है तो इसको करने के न जाने कितने तरीके। ये तो अमाउंट, ये प्रिंसिपल। तो ब्याज कितना है? ब्याज होता है प्रिंसिपल माइनस अमाउंट, सॉरी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो आप देखोगे 7 - 5 यानी सर जी 2 रुपए का ब्याज। 5 रुपए की धनराशि अगर 7 हो जाती है तो आप बोलोगे सर 5 की धनराशि अगर 7 हुई तो इसका मतलब 2 रुपए ब्याज मिला। कितने साल में? 4 साल में। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। एस आई बराबर PRT अपॉन 100 में लिख दो। एस आई बराबर PRT अपॉन 100, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT अपॉन 100। एस आई बराबर PRT अपॉन 100, ये तो पढ़ा है। एस आई कितना? 2। P कितना? 5, ये P है। R नहीं पता। T 4 साल अपॉन 100। तो आप बोलोगे सर 5 चौक 20, 20 पंजे 100, और 5 की गुणा इधर होगी तो R का मान 10 आ जाएगा। R का मान 10%। इसने भी 10% दिया है, तो हमें कोई जरूरत नहीं है इस पे भी ऑब्जेक्शन लगाने की। इस पे भी ऑब्जेक्शन लगाने की मेरे दोस्त कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, और ये बात आगे बढ़ाते हुए मैं आपको लेके चलता हूँ इससे अगला क्वेश्चन ये है। इसमें अगला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ये हैं 17 और 18वें नंबर पे। ठीक है, 17वें और 18वें नंबर पे 2 क्वेश्चन हैं। इनको देखो, यदि किसी संख्या के 60% को 120 में जोड़ा जाए तो परिणाम वही संख्या आती है। कोई भी संख्या है अपने आप में 100% होती है, आप लोग जानते हो। अगर इसके 60% में मैं 120 को जोड़ दूं तो ये कितना बनेगा? आप बोलोगे सर ये पूरा 100% बना। तो क्या आपको ऐसा नजर नहीं आ रहा? भाई ये 40% की वैल्यू है, भाई 60 तो ये है, ये पूरा 100% अगर मुझे करना है तो ये वाला हिस्सा 40% होगा, तभी तो 100 हो जाएगा। तो इसका मतलब 40% का मान है 120। तो मुझे उम्मीद है सब बच्चे जानते होंगे 1% का मान 3, और यदि 1% का मान 3 हो गया तो 100% यानी कि 300। 100% संख्या कौन सी हो जाएगी? संख्या हो जाएगी 100% यानी कि 300। 100% यानी कि 300। आप बोलो जी गलत है क्या? नहीं जी, 300 आंसर नहीं आएगा वास्तव में। उसने पूछा है क्वेश्चन उसी संख्या का 60%, तो 300 का 60% बताना है मेरे दोस्त। 300 का मतलब गुणा 60% यानी 60/100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो यह आया 180। और इसने आंसर भी आपको देख रखा है कि 180 दिया है, कोई दिक्कत ही नहीं है कैसी भी, तो कोई ऑब्जेक्शन की जरूरत नहीं है। यहां देखो 6.4646464646, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। 46 के ऊपर बार है जी, इसको ऐसे लिख सकते हैं 6.46 के ऊपर बार। तो इसको लिखने का तरीका क्या है? ये पूरा 646, जिसके ऊपर बार ना हो उसको घटाओ, माइनस करो, अपॉन में जितनी संख्याओं पे बार है उतनी बार 9 लिखो। तो यह आया 640/99, और इससे आगे नहीं कट रहा बिल्कुल भी। तो यही ऑप्शन इसने आंसर दे रखा है 640/99। तो इसमें भी आप लोगों को ऑब्जेक्शन की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 के बाद मैं आगे चलूं तो क्वेश्चन नंबर 22 पे जाके फिर मैथ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 पे जाके, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 22 के मैथ के क्वेश्चन को पढ़ने में जितनी देर लगेगी उसका 1/10वां हिस्सा लगेगा इसको करने में। अगर इसको पढ़ने में आपको 10 सेकंड लगती हैं तो इसको सॉल्व करने में 1 सेकंड लगेगा, और अगर करने में पढ़ने में इसको 20 सेकंड लग रहे हैं तो इसको करने में 1 ही सेकंड लगेगा। देखो क्या पूछा है। अमिता अपनी सहेली अमृता से 2 वर्ष बड़ी है। अमिता जो है अमृता से 2 वर्ष बड़ी है।
अमिता के पिता की आयु अमिता की आयु से दोगुनी है और अमृता की आयु उसकी बहन की आयु के दुगनी है। अमिता के पिता और अमृता की बहन की आयु में 43 वर्ष का अंतर है। और लास्ट में देखो सारी रामायण पढ़ने के बाद क्या पूछा है, अमिता और अमृता की आयु के बीच का अंतर। ये दे क्या रखा है, अमिता और अमृता 2 वर्ष से बड़ी है, अमिता की आयु 2 वर्ष ज्यादा है, तो उम्र का अंतर तो 2 वर्ष है। ये सबसे ऊपर पहली लाइन में दे रखा है। अब लास्ट में सारी रामायण पढ़ी, उसका कोई मूल्य ही नहीं है। सारी रामायण क्यों पढ़ूं, लास्ट में पूछ रहा है अमिता और अमृता की आयु के बीच का अंतर। साथ ही अगर 2 वर्ष बड़ी है तो हमेशा पूरी जिंदगी 2 वर्ष बड़ी रहेगी, उम्र का अंतर हमेशा 2 रहेगा, 2 से ज्यादा नहीं हो सकता। आप खुद जानते हैं, आप आपके भाई से 2 साल छोटे या 2 साल बड़े हैं, तो अब से 10 साल बाद भी आप छोटे या बड़े ही रहेंगे 2 साल। ऐसा नहीं है कि उम्र का अंतर कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, आपके पापा आपके चाचा जी से 3 साल बड़े हैं, तो वो अब से 20 साल के बाद भी 3 ही साल बड़े होंगे, और अब से 20 साल पहले भी 3 साल बड़े थे। ठीक है, तो इसने सारी रामायण देखो यहाँ से लेके यहाँ तक राम कथा सुनाई, आपको क्या रामायण सुनाई है उसका कोई लेना देना नहीं, लास्ट में बिल्कुल आंसर दे रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 के बाद अगर मैं बात करूं तो 28वें नंबर के क्वेश्चन पे आपको एक आंसर क्वेश्चन मिलेगा। ये है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की अगर आप बात करें, एक बेईमान दुकानदार अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है। ठीक है भाई, हालांकि वह गलत बाट का उपयोग करता है जिस पर 200 ग्राम लिखा होता है, लेकिन वास्तव में उसका भार कम होता है। इस गलत भार का उपयोग करके दुकानदार को 25% का लाभ होता है। 25% का लाभ यानी दुकानदार 100 रुपए की चीज 125 में बेच रहा है। लास्ट में अगर मैं बात करूं तो 4 रुपए की चीज 5 में भी 25 से बेच दिया, ये तो लाभ हो गया। और मैंने आपको बताया लाभ जो है वेट का जस्ट अपोजिट होता है भाई। अगर गलत बाट का प्रयोग हुआ है तो वेट का जस्ट अपोजिट होता है लाभ। अगर 4 की चीज 5 में बेची है तो इसका मतलब जो वास्तविक में 5 था, 5 की वजह केवल 4 दिया है, तो वास्तविक में 5 था। नहीं जी, वास्तविक में 5 नहीं था भाई। वास्तविक में क्या था फिर, वास्तविक में तो 5 नहीं था, वास्तविक में था 200 ग्राम। वास्तविक में क्या था, 200 ग्राम। तो तोलना उसको 200 ग्राम चाहिए था, यानी 5 का 40 गुना, लेकिन उसने 4 का 40 गुना 160 ग्राम तोल के और छुट्टी कर दी। तोलना चाहिए था 200 ग्राम, लेकिन उसने 160 ग्राम तोला, तो इस पे क्वेश्चन में भी आपको कोई ऑब्जेक्शन लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी भाई। क्वेश्चन नंबर 28 में भी कोई ऑब्जेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। लाभ 4 की चीज 5 में बेची है, तो इसका मतलब 5 का जो वेट है वो 5 की वजह 4 तोल दिया, उल्टा हो जाता है, बिल्कुल अपोजिट। तो असली वजन तो ये 5 है, लेकिन ये नकली उसने चिपका दिया, तो 5 का मान उसने क्या रखा है 200 ग्राम, तो 5 की वैल्यू 200, तो 1 का मान 40, तो आप बोलोगे 4 का मान 160। अब ये क्वेश्चन था 28। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 पे जाके हमें फिर क्वेश्चन मिलेगा। 31 और 32 इस पे हमें क्वेश्चन मिल रहा है। अब ये क्वेश्चन देखो, 2 कक्षाएं ए और बी हैं, यदि 7 विद्यार्थियों को ए से बी में स्थानांतरित किया जाता है तो बी में ए से 2 गुनी संख्या में विद्यार्थी होंगे। यदि 3 विद्यार्थियों को बी से ए में भेजा जाता है तो दोनों कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाएगी। दोनों कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या के बीच अंतर बताओ कितना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। देखो ए और बी 2 क्लास हैं, इनमें हमें नहीं पता कितने बच्चे, इसमें माना एक्स है इसमें वाई है। पहले कह रहा है ए से बी में स्थानांतरित कर दिए 7, तो ए में से भेजें तो ए में से 7 कम हो गए, और बी में गए हैं तो बी में 7 ज्यादा हो गए, और ऐसा करने से बी में ए से दुगनी संख्या में हो गए, यानी ये वाली संख्या इससे डबल है। बी में हो गए डबल, तो इसे डबल कर दो, आपस में बराबर हो जाएंगे। भाई बी में डबल है ए के मुकाबले, ये बोला गया है बी में ए से दुगनी संख्या हो चुकी है। तो अगर बी में ए से डबल हो गए तो इसका मतलब ये ऑलरेडी डबल है। तो मैं अगर बराबर करूं, जैसे ये डबल है किसका, इसका, तो बराबर करने के लिए मुझे ये डबल करना पड़ेगा, तभी तो इस डबल के बराबर पहुंचोगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, गुरुजी ये डबल है इसको डबल कर दो, तो ये तो और डबल हो गया। तो भैया बी में डबल है, तो वो अगर आप 2 गुना करना चाहते, इन्हें बराबर करना चाहते हो तो दुगना करो। आप बोलोगे कर दिया जी दुगना, कितनी देर लगे। 2x और माइनस 2 सत्ते 14 बराबर y प्लस 7 बनाइए। फाइनल में बाद में देखें तो इसको आगे देखें, यदि विद्यार्थियों को बी से ए में भेजा जाता, 3 विद्यार्थियों को, तो ए और बी तो एक्स वाई थे, बी से ए में भेजते तो ए में x प्लस 3 हो जाते, इस बी में y माइनस 3 हो जाते, 3 खत्म हो जाते, तो दोनों तरफ का विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाती, समान। तो ये वैल्यू समान हो जाती, इसने बोला है।
तो जब ये वैल्यू समान हो जाती, तो अब आपको जो बताना है दोनों कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या। तो मैं यहां से y का मान अगर निकालूं तो x प्लस 6 बराबर बन गया y का मान x प्लस 6 बन गया। अब y का मान x प्लस 6 आप लोगों को यहां रखना है। y का मान अगर मैं यहां पे x प्लस 6 रख दूं, तो x प्लस 6 रख दूं अगर मैं y का मान, तो आप बोलोगे x प्लस 6 और ये 7 है, तो 6 और 7 13, तो x प्लस हो गया 13। तो भाई अगर इस x को इधर लाओगे तो 2x में से एक x गया, तो क्या बचा फाइनली x बराबर -14 उधर लेके जाओ, तो -14 और 13 ये बन गया 27। तो x की वैल्यू तो बनी 27 और y का मान है 6 एक्स्ट्रा। हालांकि आप लोगों को यहां से आगे इसको करना ही नहीं है भाई, सिंपली आपको पता चल गया दोनों कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या के बीच में अंतर कितना है। यहां से मुझे पता चल गया विद्यार्थियों की संख्याओं में जो अंतर है, या आप देखो x, y को इधर लाओगे -y और इसको उधर लेके जाओगे जब आप, तो ये आ जाएगा अंतर माइनस का 6, तो अंतर -6 है। अंतर जो है दोनों विद्यार्थियों के दोनों कक्षाओं में 6 का है। आप बोलो जी -6 आ रहा है, अरे भाई आप इसको y माइनस एक्स कर दो तो ये 6 हो जाएगा। मैंने माइनस दोनों तरफ से कॉमन ले दिया, मुझे थोड़ी पता है कौन सी क्लास में ज्यादा है कौन सी क्लास में कम है, तो मैंने इसको ऐसे करके लिख दिया। तो अंतर जो पूछा है बेसिकली, अंतर तो इनके बीच में 6 होगा। या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो, अगर x का मान 27 आ गया तो y की वैल्यू यहाँ पे x का मान 27 रखो, 27 माइनस y, तो 27 को अगर मैं उधर लेके जाऊंगा ना तो माइनस का 33 आ जाएगा y की वैल्यू। y की वैल्यू 33 आ जाएगी। दोनों के बीच अंतर आप निकाल पाओगे कि सर अंतर जो है दोनों के बीच 6 का ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसमें आप आसानी से कर पाओगे। वैसे तो क्वेश्चन को दूसरी वाली लाइन से कि अगर 3 विद्यार्थी उधर 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 कर दिए जाएं तो ये बराबर, अब अगर ये बराबर हो गए तो आप लोग जानते हो सर अगर ये बराबर हैं तो मैं इस 3 को अगर इधर ले आऊं तो ये 6 हो जाएगा प्लस का, x को उधर ले जाऊं तो इनका अंतर आ जाएगा y माइनस एक्स का मान 6। तो यही पूछा है दोनों का अंतर। दो व्यक्ति 56 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो स्थानों से एक दूसरे की ओर गाड़ी चलाते हैं। पहले व्यक्ति की चाल 12 है, पहले की चाल है 12 किलोमीटर पर आवर, ये इधर चल रहा है। दूसरे की चाल है 14 किलोमीटर पर आवर, ये 12 वाले की ओर चल रहा है, 12 वाला 14 वाले की ओर। कितने समय के बाद वो एक दूसरे से 4 किलोमीटर की दूरी पे होंगे। भाई अभी दोनों के बीच है 56 किलोमीटर की दूरी, तो 56 में से वो कह रहा है कितनी देर बाद 4 किलोमीटर, यानी 56 में से 52 किलोमीटर कवर कर चुके होंगे कितनी देर में, ये बात पूछी है कि भाई दोनों मिलके 52 किलोमीटर कितनी देर में कवर करेंगे। क्योंकि 56 है तो 52 कवर करेंगे तो दोनों के बीच 4 किलोमीटर रह जाएगी। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी कितनी कवर करनी है 52, चाल आमने सामने से आ रहे हैं तो जुड़ेगी, 14 और 12 26, तो ये कुल मिला के 2 घंटे, आंसर भी 2 ही घंटे। तो इस सवाल का आंसर भी मैच है, कोई ऑब्जेक्शन लगाने की जरूरत आप लोगों को नहीं है। इस सवाल में भी कोई ऑब्जेक्शन लगाने की जरूरत आप लोगों को नहीं है। और 32 के बाद अगर मैं बात करूं तो सीधा क्वेश्चन नंबर 49वें क्वेश्चन पे आपको देखने को मिलता है मैथ का क्वेश्चन। ये मैथ का नहीं है भाई, कभी सोचो, ठीक है, ये आपको मिलता है फिर 49वें क्वेश्चन पे जाके। ठीक है, ये क्वेश्चन मिलता है आपको फिर जाके, तो इसमें आपको कोई जरूरत ही नहीं है करने की। ए का मान 4.32 कर दो, बी का मान 2.64, तो ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी लिखा हुआ है भाई। 4.32 में से अगर 2.64 घटाओगे तो 1.68 आएगा। क्या आएगा 1.68। अगर 432 में से 264 घटाऊं तो 168 आता है। तो ये फॉर्मूला अगर आप खोलोगे तो एक बार जुड़ेगा एक बार घटेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो ए माइनस बी से तो ए माइनस बी खत्म, फाइनल आंसर आ गया ए प्लस बी। और ए का मान आपने मान रखा है 4.32, बी का मान 2.64, इनको जोड़ दो, 4 2 6 6 3 9 4 2 6 6.96, यही आंसर इसने दे रखा है, यही आंसर प्यारे भाई इसने दे रखा है। तो ऑब्जेक्शन की कोई आवश्यकता इसमें भी नहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। अब 49 के बाद 50, देखो क्वेश्चन ये दे रखा था, क्वेश्चन पढ़ो, दुकान बी की तुलना में सी ने कितने प्रतिशत वस्तुएं ज्यादा बेची, बी की तुलना में सी ने, तो बी देखो 1250, सी 1500, तो इन दोनों के बीच बी की तुलना में सी ने कितने प्रतिशत वस्तुएं अधिक बेची, ये बात पूछी गई है। तो आप बोलोगे सर बी की तुलना में, बी 1250 सी 1500, तो 1250 से कितना ज्यादा है 1500,
आप बोलोगे सर 250 वस्तुएं ज्यादा बेची, तो परसेंटेज में अगर मैं बात करूं तो 250 वस्तु बेची ज्यादा, कितने से ज्यादा? 1250 से ज्यादा गुणा 100%। तो आपका आंसर देखो 250 पंजे 1250 और 5 से 20 बार, तो आंसर आएगा मेरे दोस्त 20%। बी ने बेची है 1250, सी ने बेची है 1500, तो कुल कितनी फालतू बेची है? 250 वस्तुएं फालतू बेची है। ठीक है, तो इसके बाद इसका आंसर अगर आपको देखना है तो ये 20% आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन में देखो 20% इसने आंसर दे रखा है, 20% इसने आंसर दे रखा है। अगर मैं बात करूं 51वें क्वेश्चन की, तो 51वां क्वेश्चन भी देख लो भाई। 51वां क्वेश्चन भी मैथ पे ही डिपेंड था। कॉस 45 1/√2 इसका मान होता है। टेन 30 1/√3। कॉट 60 1/√3। तो ये बना 1/√2 बटे 2/√3, ये बना भाई। दोनों में नीचे सेम सेम आ गया ये, तो √3 हो गया, तो ऊपर ऊपर का जुड़ गया, 1 और 1 2/√3। अब बाहर बाहर की गुणा अंदर अंदर की, इनकी आपस में गुणा इनकी आपस में, तो √3 तो ऊपर गया और बटे में आया 2√2। और आप इसमें देख पा रहे होगे इसने आंसर जो लगाया है √3/2√2, इसमें भी कोई ऑब्जेक्शन की आपको जरूरत नहीं है। अब 51 के बाद 53वें क्वेश्चन पे आप देखोगे, ये देखो इस क्वेश्चन में आप लोगों को साफ नजर आ रहा है 11 5, 8 और 3 11, 8 - 3 5, कोई जरूरत ही नहीं है इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की, तो 11 5 इसमें भी कोई ऑब्जेक्शन की जरूरत नहीं है। तो 53 के बाद क्वेश्चन नंबर है 58। चल भाई, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। इसने क्वेश्चन का आंसर 32 सेंटीमीटर दे रखा है, जो कि बिल्कुल सही है। यदि एक घन सेंटीमीटर संगमरमर का भार है 25 ग्राम, 25 ग्राम तो 28 सेंटीमीटर। देखो घन सेंटीमीटर का मतलब होता है ये आयतन है, एक घन सेंटीमीटर आयतन, यानी 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर। तो इस 1 गुणा 1 गुणा 1 सेंटीमीटर के संगमरमर का भार है 25 ग्राम। अब कह रहा है 28 सेंटीमीटर चौड़े 5 सेंटीमीटर मोटे संगमरमर के एक ब्लॉक का भार 112 किलोग्राम है। ब्लॉक की लंबाई, मैं मान रहा हूं ब्लॉक की लंबाई है L, तो उसका आयतन होगा L इंटू बी इंटू एच, इतने घन सेंटीमीटर होगा। भाई आयतन कितना होगा? L इंटू बी इंटू एच, तो L तो नहीं दे रखा, B और H दे रखे हैं, तो L इंटू बी इंटू एच इतने घन सेंटीमीटर उसका आयतन होगा। अब उसका आयतन इतना होगा और इतने घन सेंटीमीटर है, हर घन सेंटीमीटर की वैल्यू है 25 ग्राम, और ये सारा वेट जुड़ के 112 किलोग्राम बना। तो 112 किलोग्राम को ग्राम बनाना है तो 1000 से गुणा करो, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो 112 किलो में 112,000 ग्राम होंगे बस। 112 किलो में 112,000 ग्राम होंगे। तो आप बोलोगे सर यहां से देखो 28 से काट रहा हूं, 28 चौका 112, 1 2 3, और 25 से काटो, 25 एकम 25, 25 छिक्के 150 जीरो, 5 से काटो 32 बार, तो आप देखोगे फाइनली एल का मान 32 सेंटीमीटर आ गया। जो उसकी लंबाई थी 32 सेंटीमीटर थी, इसमें भी कोई जरूरत नहीं ऑब्जेक्शन की, इसमें भी कोई जरूरत नहीं है भाई। आप देखो इतने घन सेंटीमीटर आएगा, L इंटू बी इंटू एच, इतने घन सेंटीमीटर आता है। एक घन सेंटीमीटर की जो मान है वो 25 है, एक घन सेंटीमीटर का मान है 25 ग्राम। तो आप बोलो इतने घन सेंटीमीटर का 25 गुना करो, तो ये आएगा 112,000 ग्राम। 112,000 क्यों आया? क्योंकि 112 किलोग्राम दे रखा है और यहाँ ग्राम है, तो 112 किलो का मतलब 112,000 ग्राम, तो ये आया एल की वैल्यू। तो यह 58 क्वेश्चन। इसके बाद 63 नंबर के क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 63, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 30% बचाता है, तो 100 उसकी अगर आय है तो उसमें से बचत है 30, खर्च है 70। ठीक है, आप लोगों को पता है सर उसकी जो अगर आय मैं 100 मानूं तो बचत उसकी 30 है, खर्च उसका 70 है। वो कह रहा है उसकी मासिक आय 20% की वृद्धि, यानी अगर मासिक आय 120 हो जाए तो वो पिछली बचत से 20% अधिक बचाता है। तो 30 का 20% होता है 6, यानी पहले के मुकाबले 6 ज्यादा बचा रहा है, तो 36 बचा रहा है। तो आप लोग बोलो बराबर करने के लिए यहाँ क्या आना चाहिए? 10 में से 6 गया 4, यहाँ 11 में से 3 गया 8, ये 84 होना चाहिए, तभी तो जुड़ के 120 बनेगा। 36 में क्या जोड़ू जो 120 बन जाए? 84। तो 70 से बढ़ के 84 हो गया इसका खर्च। तो कितना बढ़ गया खर्चा? 14। तो परसेंटेज में 14 बढ़ा है कितने से? 70 से, गुणा 100%। 1 0 से 1 0, 7 से 14 2 बार, तो आंसर 20%।
यही इसने आंसर दिया हुआ है, यही इसने आंसर दिया हुआ है। अब आप लोग बोलोगे सर ये 100% का, ये 100 कहाँ से आया? मैंने उसकी टोटल आए 100 मानी, 100 में से 30 बचा लिया, 70 उसने खर्च कर दिया। ये अंडरस्टूड है अपने आप में, समझ आपने कोर्स में करा होगा कि अगर 30 खर्च कर रहा है तो 70 बचा भी तो रहा होगा। तो भैया 30 बचा रहा है तो 70 खर्च कर रहा है। अब उसकी इनकम 20% बढ़ी तो 100 का 20% तो 20 ही होता है, 120 हो गई। उसकी पिछली बचत से 20% अधिक है, नई बचत जो है। तो बचत पहले 30 की थी, अब 20% बढ़ा दो 30 को, तो 30 का 10% 3 होता है, तो 20% 6, यानी ये 36 हो गई। तो 36 में क्या जोड़ू जो 120 बने? तो 84 जोड़ो, यानी जो बचत उसकी खर्चा था पहले 70 था, अब 84 है, तो 20% उसने खर्चा भी बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये 63 के बाद अब बात करें 66 और 68 पे। 63 के बाद 66, 48 पुरुष एक काम को 5 दिन में, अगर एक दिन में करवाना है तो कितने आदमी चाहिए? 48 गुणा 5, इतने आदमी चाहिए। 40 महिला उसी काम को 9 दिन में, एक दिन में करवाना है तो 40 गुणा 9, इतने फीमेल चाहिए। अब आप बोलोगे सर इसको हम काटते हैं, तो 5 से काटा 8 बार, 8 से काटा 6 बार, तो 3 से इस 6 को 2 बार काट दो, 3 से इसे 3 बार, यानी 2 मेल बराबर 3 फीमेल, कहीं भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब पूछ रहा है 4 पुरुष और 6 महिला कितने दिन में करेंगे? तो या तो सबको पुरुष बना लो या सबको महिला बना लो, तो मैं सबको ऐसा करता हूँ महिला बना लेता हूँ। तो महिला पे खेलते हैं चल के, 40 महिला किसी काम को 9 दिन में, तो 4 पुरुष अगर 2 3 के बराबर है तो 4 होंगे 6 फीमेल के बराबर, और 6 फीमेल पहले ही है, तो 6 और 6 12 महिलाएं कितने दिन में करेंगी? अगर 40 महिला 9 दिन में कर रही हैं तो 12 महिला कितने दिन में करेंगी, ये बात बता दो। तो 4 नाम 36, 360 बटे 12 बराबर डी, तो आप जानते हैं डी का मान हो गया 12 तिया 36, इसका मतलब ये 30 दिन में कर पाएंगी। यही आंसर दे भी रखा है उसने, तो उसकी क्या गलती है? ये आंसर उसने दे रखा है, नो नीड ऑफ ऑब्जेक्शन। तो ये क्वेश्चन नंबर था 66। इसके बाद हमारा आएगा 68। 68 देखो, ये क्वेश्चन 68 और 69। 36 की पावर 1/6, तो 36 की पावर को हम लिख सकते हैं 6 की पावर 2 और इसकी पावर 1/6। तो ऐसी होती है गुणा में, अगर गुणा में ऐसा हो a की पावर n की पावर m, तो इसका मतलब होता है a की पावर n गुणा m, मतलब ऐसे करके गुणा होता है इसका मतलब। तो आप बोलोगे ये बन गया सर जी 6 गुणा 6 की पावर 2 गुणा 1/6, तो 2 से 3 बार, तो फाइनली बना 6 की पावर 1/3। तो इसने यही आंसर दिया है, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, तो नो ऑब्जेक्शन। अब दो संख्याओं का एलसीएम, तो उनके योग ज्ञात करना है। तो पहली संख्या क्या होगी? आप बोलोगे 84, एलसीएम दे रखा है तो 2 यानी कि 42। और दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या होगी 84/3 यानी कि 28। इन दोनों को जोड़ना है, 8 और 2 10, 4 2 6 और 1 7, योग इनका 70 होगा, यही इसने दे रखा है। योग इनका 70 होगा, तो मेरे दोस्त यही इन्होंने दे रखा है, कोई जरूरत नहीं है ऑब्जेक्शन की। ठीक है, और 69वें क्वेश्चन के बाद अगर मैं बात करूं तो 73 और फिर 75। ये है 73वां क्वेश्चन, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन होगा 75वां। ठीक है, इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन होगा 75वां। एक फुटकर विक्रेता ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचा तो उसे 18% का लाभ हुआ। यदि वस्तु का अंकित मूल्य इतना है तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ कितना है। यानी कि अंकित मूल्य पर बेचा होता, यानी 28,826 रुपए में बेचता, तो 18% का लाभ होता है, यानी ये वैल्यू है 118 की, और कॉस्ट प्राइस पूछा है तो मुझे वैल्यू चाहिए 100% की। भाई 18% का लाभ यानी 118% की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है? 826, तो मुझे 100% की वैल्यू चाहिए। तो ये 7 बार कटेगा पूरा पूरा, 7 गुणा 100, 700 इसका कॉस्ट प्राइस। और आज का मैथ का इस पहली शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, मैथ की शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो ये रहा। ये इस क्वेश्चन, इसमें लास्ट क्वेश्चन दे रखा था इस शिफ्ट में। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 256 पाई मीटर स्क्वायर, ये इसका लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, तो इसी पे बेस्ड लास्ट है। तो ये आ गया भाई 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है ये 256 पाई दे रखा है, पाई से पाई कैंसिल, 4 से इसे काटोगे 64 बार, आर स्क्वायर का मान 64, तो गोले की त्रिज्या आ गई 8, लेकिन वो व्यास पूछ रहा है और ये व्यास होगा 16, ये सही दे रखा है। ठीक है, ये इसको 16 दे रखा है, बिल्कुल सही दे रखा है। तो ये इसके क्वेश्चन थे। तो किसी में भी पहली शिफ्ट की बात करूं, ऑब्जेक्शन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो बाकी के जो इसके क्वेश्चन है, जैसे जीएस के क्वेश्चन हुए या आपके
अन्य रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चन है उनको अब अगले हमारे रंजीत सर आ चुके हैं, ये आप लोगों को बताएंगे। तो आइए रंजीत सर, आपका स्वागत है। रंजीत सर आपको जीएस के क्वेश्चंस बता रहे होंगे। हाँ जी भाई, क्या हाल चाल है आप लोगों का। उम्मीद करता हूँ सबका पेपर ठीक हुआ है। देखो, जीएस के क्वेश्चन है वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसा ही पेपर आया है भाई, बहुत ही शानदार पेपर आया दोस्तों जीएस का। 10 क्वेश्चन है। बातें करेंगे पहले हम लोग जीके से संबंधित इम्पोर्टेंट है, उसके बाद में आप लोगों को जो साइंस वाला पार्ट है वो विक्रांत सर करवाएंगे। मैं इम्पोर्टेंट जो जीएस वाला पार्ट है वो करवाऊंगा आप लोगों को दोस्तों, ठीक है ना। तो आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि हिमाचली लोक और शास्त्रीय संगीत में महत्वपूर्ण योगदान के लिए निम्नलिखित में से किस गायक को 2024 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया। देखो, एक चीज बताऊं मैं आप लोगों को, अगर हम लोग इन एग्जाम्स को देखेंगे ना, तो जैसे आज 27 तारीख की पहली शिफ्ट है, अगर मैं दूसरी और तीसरी शिफ्ट के बारे में बात करूं, तो जिस प्रकार से हम बोलते हैं ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना बहुत जरूरी होता है, वैसे ये पेपर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने कई चीजों में देखी है कि एक सीरीज बनी हुई है, एग्जामिनर आप लोगों को उसी पैटर्न के ऊपर है वो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है। अगर मैं आप लोगों को पद्मश्री अवार्ड के बारे में बातें करूं, पद्मश्री अवार्ड, तो दोस्तों पद्म अवार्ड 2024 के अंतर्गत टोटल 132 लोगों को दिया गया था। उनमें से 117 लोगों को, कितने लोगों को याद रखना है आप लोगों को, परीक्षा के अंतर्गत सीधे फैक्ट पूछे गए हैं। आपको मैं बता दूं भाई, आपकी एग्जाम के अंतर्गत यहां से सीधे फैक्ट पूछे गए हैं कि भाई 2024 में 132 लोगों को टोटल दिया गया। इनमें से 110 लोगों 117 लोगों को प्यारे बच्चों पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। कितने को? 117 को पद्मश्री अवार्ड दिया गया है, ठीक है ना। और अच्छा, 110 को नहीं, माफी चाहता हूं, 110 को, 17 को नहीं, और 17 लोगों को दिया गया है पद्म भूषण अवार्ड, पद्म भूषण अवार्ड, ठीक है। और कितने बच गए? अरे कितने बच गए प्यारे बच्चों? 110, 17 और 27, और 5 लोगों को दिया गया है पद्म विभूषण अवार्ड, पद्म विभूषण अवार्ड। तो टोटल 132 लोगों को। और भारत का चौथा सर्वोच्च अवार्ड ये माना जाता है। और पूछा कहां पे है हम लोगों को? हिमाचल का पूछा है, तो सोमदत्त बट्टू को दिया गया। ये इसको सोमदत्त बट्टू को दिया गया, आपको याद रखना है। आने वाली एग्जाम्स में ध्यान रखना, आपको पद्म भूषण या अन्य जो पद्म विभूषण है वहां से पूछा जा सकता है। अब इनका क्रम भी याद रखना। देखो, जब इतनी बातें कर रहे हैं तो मैं क्रम भी बता दूं आप लोगों को। जैसे कई एग्जाम्स के अंतर्गत आप लोगों को है ना, यहाँ से क्रम पूछा गया है। तो नंबर 1 पे आता है भारत रत्न, यानी भारत का सबसे बड़ा जो अवार्ड है वो भारत रत्न। 2 नंबर पे आ जाएगा पद्म विभूषण, पद्म विभूषण। और 3 नंबर पे आ जाएगा पद्म भूषण, पद्म भूषण। और 4 नंबर पे आ जाएगा पद्म श्री अवार्ड। ये लो साहब, क्लियर है? ठीक है साहब, चलो नेक्स्ट आ जाओ। अगले क्वेश्चन के बारे में अगर हम बातें करें, तो उसके बाद में आप लोगों के सामने है अगला क्वेश्चन अपना। ये आ गया आप लोगों का कि 2024 में कौन सा, 2024 में कौन सा देश चीन की सैन्य आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए भारत के साथ सहयोग कर रहा है, और 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में यूनिकॉर्न के लिए प्रौद्योगिकी स्थानांतरण पर चर्चा कर रहा है। अब देखो, एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछने का लेवल देखो आप लोगों को। भाई, भारत को और चीन की आक्रामकता के ऊपर तो हमारा साथ अमेरिका भी दे रहा है, हमारा साथ ऑस्ट्रेलिया भी दे रहा है, और हमारा साथ फ्रांस है। फ्रांस को हम ये नहीं बोलेंगे खुल करके आता है, लेकिन अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया चीन की आक्रामकता के साथ में भारत के साथ खुल करके साथ है दोस्तों। लेकिन यहां पे पूछा 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के अंतर्गत है, जिसको 2+2 डायलॉग भी बोला जाता है। तो ये 2+2 मंत्री स्तरीय यूनिकॉर्न के बारे में बातें किया जाए कि प्रौद्योगिकी स्थानांतरण, जो टेक्नोलॉजी है,
जो टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफर है एक देश से दूसरे देश में, ये काम कौन कर रहा है? जापान कर रहा है। कौन सा? जापान कर रहा है ये काम। ठीक है ना? तो भारत और चाइना के मध्य जो आक्रामक नीति है, हालांकि वर्तमान समय के अंतर्गत भारत और चाइना के आपसे जो संबंध है ठीक ठाक लेवल पे आ चुके हैं, कि अच्छे लेवल पे चल रहे हैं, बुरे नहीं बोलेंगे हम लोग, क्योंकि जिसमें अमेरिका की, चलो अमेरिका तो हम लोगों को भड़काने का काम कर रहा है, लेकिन रसिया की बहुत बड़ी भूमिका आ रही है दोस्तों इसके अंतर्गत। ठीक है, चलिएगा साहब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। आगे आप लोगों के सामने कि किस भारतीय शहर में 2023 में सबसे अधिक PM 2.5 स्तर दर्ज किया गया है, जिसे यह विश्व स्तर पर सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र माना गया है? देखो, भारतीय शहर 2023 के बारे में बातें हो रही है, और PM 2.5, ये PM 2.5 का मतलब होता है पार्टिकुल मेटल। क्या होता है? पार्टिकल मेटल, यानी कि इस शहर के अंतर्गत 2.5 से अधिक है, और अगर 2.5 से अधिक होता है तो दोस्तों AQI बोला जाता है इसको, AQI। ठीक है, और इसका वैसे AQI बोला जाता है, लेकिन शॉर्ट में बोला जाता है IQ एयर, IQ एयर, यानी इंडेक्स क्वालिटी एयर। ये एक स्विट्जरलैंड की संस्था है, ये एक स्विट्जरलैंड की संस्था है। ये हर साल रिपोर्ट जारी करती है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दुनिया का सबसे ज्यादा जो प्रदूषित शहर है वो बेगूसराय है। कौन सा है? बेगूसराय है। और विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी, विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी, सबसे प्रदूषित राजधानी, तो वो आ जाएगी आप लोगों की नई दिल्ली। नई दिल्ली, क्लियर? विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? बेगूसराय। बेगूसराय कहां पे है? बिहार के अंतर्गत है। और विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी किसे माना गया है? नई दिल्ली को माना गया है। किसके आधार पे? IQ एयर। IQ एयर क्या एक संस्था है जो एयर क्वालिटी इंडेक्स से संबंधित रिपोर्ट जारी करती है। एयर क्वालिटी इंडेक्स का मतलब होता है दोस्तों कि जो हवा है ना, इस हवा के अंतर्गत ये पार्टिकल मेटल है कितने फैले हुए है इसमें। चलो आगे आ जाओ। आगे अगर मैं बातें करूं आप लोगों के सामने, तो देखिएगा, आप ध्यान रखना कोई सा भी अगर अपने GK से संबंधित क्वेश्चन हो तो उसके बारे में देखो। ये रीजनिंग के क्वेश्चन है आप लोगों के, ये साइंस का आ गया, कोशिका साइंस आप लोगों को विक्रांत सर करवाएंगे। ये आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन आया है कि भैया विज्ञान वाला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जो है विज्ञान पुरस्कार है मेरे प्यारे बच्चों। कौन सा पूछा है हम लोगों को? इनमें से कौन सा सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार पूछा है। देखिएगा, अभी शुरुआत किया गया था, इस बार 4 विज्ञान पुरस्कारों की शुरुआत की गई थी। विज्ञान वज्र, विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री और विज्ञान महान। विज्ञान रत्न है ये इन चारों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ अवार्ड है, यानी सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। ठीक है ना? पहली चीज। सर ये किस किस क्षेत्र के अंतर्गत दिया जाता है, अगर आप लोगों को ये पूछ लिया जाए तो विज्ञान रत्न है ये अपना आजीवन विज्ञान के क्षेत्र में योगदान देने के लिए, आजीवन विज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में योगदान देने के लिए, योगदान के लिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। दूसरा आता है आप लोगों का विज्ञान वज्र। विज्ञान वज्र जो है ये युवा लोगों को दिया जाता है, यानी युवा वैज्ञानिकों को। युवा वैज्ञानिक कौन होते हैं दोस्तों? जिनकी एज 45 ईयर से कम हो। कितनी? एज 45 ईयर से कम हो दोस्त। ठीक है साहब। विज्ञान श्री किसे दिया जाता है? ये सभी श्रेणियों में दिया जाता है, यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने विज्ञान के क्षेत्र में अच्छा काम किया है उन सबको दिया जाता है। विज्ञान महान जो अवार्ड है ये अनुसंधान के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में जिसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है रिसर्च के क्षेत्र में, उस व्यक्ति को यह अवार्ड दिया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है ना? जिसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है रिसर्च के अंतर्गत, उस व्यक्ति को यह अवार्ड दिया जाता है। क्लियर? चलो साहब नेक्स्ट आ जाओ।
आगे आ जाता है अपना कैचुआ, ये आपको गुरुजी करवा ही देंगे। कैचुआ जानते हो कि नहीं जानते हो, ये देखिएगा। ये क्वेश्चन बोलता है दोस्त कि भारत सरकार द्वारा मुंबई में आयोजित शिल्पकार महाकुंभ 2024, क्या नाम है इसका? शिल्पकार महाकुंभ, महाकुंभ 2024 के अंतर्गत शिल्पकारों को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया था। शिल्पकार को बढ़ावा, शिल्पकार मतलब जानते हो ना, जो आदमी हाथों से सामान बनाता है, जो आदमी हाथों से सामान बनाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उनके लिए। तो अब की बार उस्ताद नाम से एक स्कीम की शुरुआत की गई है, जिसका नाम है अपग्रेडिंग द स्किल एंड ट्रेनिंग एंड ट्रेडिशनल आर्ट्स क्राफ्ट फॉर डेवलपमेंट। यानी अपना जो प्रयागराज में महाकुंभ होगा, प्रयागराज बोले तो इलाहाबाद, इलाहाबाद में जो कुंभ मेला होने वाला है, इस कुंभ मेले को ऐसा बोला जाता है लगभग 45 करोड़ लोग देखेंगे। और उन 45 करोड़ भारतीयों के सामने, 45 करोड़ लोगों के सामने 100 भारतीय शिल्पकार, तो भारतीय शिल्पकारों के उस सामान या उस वस्तु को प्रदर्शित किया जाएगा जो हमारे भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत जो हस्तकला को आगे बढ़ावा देती है, जो हस्तकला को आगे बढ़ावा देती है दोस्तों। यानी भारत के जो 100 बेस्ट शिल्पकार होंगे ना, उनके जो कलाकृतियां हैं उनको प्रस्तुत किया जाएगा। यह इसका उद्देश्य था और उस्ताद इसका नाम दिया गया। ठीक है दोस्त, चलो आगे आ जाओ। देखे ईरानी ट्रॉफी, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ईरानी ट्रॉफी के बारे में बातें करें कि 2024-25 का फाइनल मैच जिसे मुंबई ने जीता था, यह मैच कहां पे आयोजित किया गया था? देखो मुंबई वर्सेज शेष भारत के सामने ये मैच हुआ था, शेष भारत। ठीक है साहब। मुंबई भारत के जो कैप्टन थे वो थे अजिंक्य रहाणे, वो थे अजिंक्य रहाणे। ठीक है, शेष भारत के जो कैप्टन थे वो थे ऋतुराज गायकवाड़, ऋतुराज गायकवाड़। ठीक है साहब। इन दोनों का जो स्कोर है ना, इन दोनों का जो स्कोर है वो बराबर हो चुका था, लेकिन पहली पारी में बढ़त होने की वजह से मुंबई को, प्यारे बच्चों, इसके अंतर्गत विजेता घोषित किया गया था। और मुंबई इस ईरानी ट्रॉफी को 27 वर्षों के बाद में विजेता बना है। कितने वर्षों के बाद में? 27 वर्षों बाद में मुंबई है वो विजेता बना है। तो आपको ध्यान रखना है, ईरानी ट्रॉफी है, दिलीप ट्रॉफी है, विजय हजारे ट्रॉफी है, रणजी ट्रॉफी है। इन ट्रॉफियों के बारे में जरूर याद रखना, यहां से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो आगे आता है आप लोगों के, ये आ गया दिरहम। बहुत इजी क्वेश्चन है एकदम से कि 2023 में भारत ने रुपया दिरहम व्यापार समझौता के भाग के रूप में भारतीय रुपए में भुगतान करते हुए किस देश से कच्चा तेल आयात किया है? देखो मैं बताऊं, ये प्रश्न क्या बोलता है कि भैया हम कोई भी इंटरनेशनल व्यापार करते हैं, कोई भी हम लोग अंतरराष्ट्रीय व्यापार करते हैं, व्यापार करते हैं तो ये डॉलर में होता है। किसमें होता है? ये डॉलर के अंतर्गत होता है। लेकिन पहली बार भारत और यूएई के मध्य जो व्यापार हुआ ये पैसों के अंतर्गत हुआ है। मतलब सर रुपयों के अंतर्गत हुआ है। मतलब हम लोगों ने यूएई को रुपए दिए हैं। इतने दिन से रुपए नहीं देते थे क्या? इतने दिन में रुपए देते थे, लेकिन रुपए जो मुद्रा होती थी उनकी जगह में डॉलर देते थे, क्योंकि दुनिया के अंतर्गत जो भी इंटरनेशनल व्यापार होता है वो सब का सब डॉलर के अंतर्गत होता है, अमेरिकी डॉलर में। लेकिन हमने यूएई के साथ समझौता किया है और रुपये टू रुपये, मतलब वो हमें अपने वहां की जो दिरहम उनकी मुद्रा है वो देगा और हम उसको अपनी मुद्रा, भारतीय मुद्रा देंगे। यहाँ पे हमने किसी भी प्रकार से इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर को नहीं दिया गया, और ये ऐसा करने वाला पहला देश बना, तो इंपोर्टेंट तो बनता ही बनता है। चलो भैया आगे आ जाओ। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। आगे आप लोगों के सामने है
अणु में थायरोक्सिन वगैरह, ये देखिएगा नींबू पानी, दुकान बी, जिप्सम। ये आ गया डाक विभाग ने फिलेटली छात्रवृत्ति योजना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर, क्या है ये? डाक विभाग ने 2024 में फिलेटली छात्रवृत्ति योजना किस दिनांक को आरंभ की गई थी? ये की गई थी 24 अगस्त 2024 को। 2024 को। इसमें सर क्या किया गया है? इसमें जो बच्चे शौकीन है, जैसे डाक टिकट के शौकीन है, ऐसे लिख लो, डाक टिकट, डाक टिकट के शौकीन बच्चों को, शौक वाले वाले बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाएगी इसमें। मतलब सर, हर एक ऐसे बच्चे होते हैं जिनको डाक टिकट कलेक्ट करना होती हो, जैसे हमारे होता है ना कि हम छोटे बच्चे होते हैं, अभी भी मान लो छोटे हैं, तो कुछ चीजों को कलेक्ट करने के लिए एक हमें हमारा शौक होता है। तो कई बच्चे जो डाक टिकट को कलेक्ट करते हैं, तो उन बच्चों को कक्षा 6 से 9 तक, कक्षा 6 से 9 तक प्यारे बच्चों क्या दिया जाएगी? 6,000 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी। कितने की? 6,000 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी जो डाक टिकट को कलेक्ट करेगा। ठीक है, तो तुम लोग भी देख लेना भाई, तुम लोगों को चाहिए कि नहीं चाहिए ये। आगे आओ, ये रासा। अगला प्रश्न बोलता है कि इनमें से किससे भारत सरकार के पतन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? पहले तो ये बताओ सर, भारत सरकार में पौध परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल, जो पहले असम के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, है ना, असम के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। हाल ही में मनु भाकर को बनाया है। और मनु भाकर कौन है? मनु भाकर कौन? एक निशानेबाज खिलाड़ी है ये, निशानेबाज, निशानेबाज। ठीक है, ठीक है जी साहब। इन्होंने, सॉरी, ये हाल ही में चर्चा के अंतर्गत क्यों रही है? हाल ही में ये चर्चा के अंतर्गत क्यों रही है प्यारे बच्चों? ये चर्चा में इसलिए रही है कि इन्होंने हाल ही में पेरिस ओलंपिक में, पेरिस ओलंपिक में 2 पदक जीते। कौन से? कांस्य। एक व्यक्तिगत में, एक तो व्यक्तिगत में दोस्तों, व्यक्तिगत, ठीक है साहब, और दूसरा संयुक्त रूप से, दूसरा संयुक्त रूप से। संयुक्त रूप से किसके साथ? ये सरबजोत सिंह के साथ। सरबजोत और मनु भाकर दोनों ने संयुक्त रूप से पदक जीता था। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। आगे देखिएगा, आगे और है क्या? एक ये रहा, 11 सितंबर 2027 24 को आयुष्मान भारत पीएमजेवाई, पीएमजेवाई का मतलब जानते हो आप? पीएमजेएवाई, इनका नाम है प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जन आरोग्य, आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है साहब, इसका मेन उद्देश्य है कि 5 लाख रुपए तक निशुल्क इलाज, है ना, 5 लाख रुपए तक निशुल्क इलाज, और संपूर्ण भारत के अंतर्गत। ठीक है ना, संपूर्ण भारत के अंतर्गत। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 2018 में, झारखंड से इसकी शुरुआत की गई थी। झारखंड से, के रांची से, झारखंड के रांची से इसकी शुरुआत की गई थी दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान रखना है। और हाल ही में इसमें क्या किया गया है? तो 70 वर्ष से और अधिक आयु के सभी नागरिकों को लाभ का विस्तार किया गया है कि भाई यहां 5 लाख से ऊपर तक का इलाज है वो भी कर देंगे। ठीक है, चलिएगा साहब, आगे आ जाओ। ये लो, तो ये अपने जीके के जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए दोस्तों। ठीक है ना, अब आगे के जो क्वेश्चन करवाने वाले हैं आप लोगों को, वो विक्रांत सर करवाएंगे साइंस के।
जो पहले शिफ्ट के अंतर्गत हुए थे। ठीक है, हाँ आइए विक्रांत सर। तो नमस्कार साथियों, जैसा आप सब लोग जानते हो मेरा नाम विक्रांत है और मैं आपको साइंस के क्वेश्चंस का एनालिसिस कराने वाला हूं जो आपके एएलपी में आए हैं। एएलपी में आए हैं, एक सेकंड के लिए। हाँ जी, हाँ जी, तो करें शुरुआत। हाँ जी, तो करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है जी। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, साइंस का, पहले ही पेज पर मिल गया। हाँ। इसमें अगर बात करें तो यहाँ पर कह रहा है 8 ओम और 5 ओम के श्रेणी संयोजन का तुल्य प्रतिरोध 7 ओम है। श्रेणी संयोजन में क्या होता है? श्रेणी संयोजन में आपका जो तुल्य प्रतिरोध होता है R बराबर होता है R1 प्लस R। ठीक है, R1 प्लस R2। तो यहाँ पर 8 ओम और 5 ओम के R1 का वैल्यू हो जाएगा R, और 5 ओम के दो प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध कितना है? 7 है। तो R बराबर आ जाएगा 2 ओम। ठीक है, R बराबर क्या आ जाएगा? 2 ओम। ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। ठीक है, चलो आगे चलते हैं जल्दी से, क्योंकि ये समझो बात को, ये ना तो प्रैक्टिस सेट है ना ही ये कोई थ्योरी क्लास है। तो यहाँ पर केवल आपको क्या कराना है? हाँ, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी ग्राही स्वाद की पहचान करने में मदद करती है? तो रसग्राही होती हैं जो, ठीक है, रसग्राही स्वाद की पहचान करने में क्या करती हैं? सहायता करती हैं। ठीक है, ये घ्राणग्राही जो होती हैं ये स्मेल की सहायता करने में सहायता करती हैं। प्रकाशग्राही प्रकाश की, और ध्वनिग्राही ध्वनि। ठीक है, ध्वनि की पहचान करने में ये मदद करती है, ध्वनि। चलो आगे, इस क्वेश्चन में तो कुछ ऐसा था ही नहीं। ठीक है, चलो जी। निम्न में से कौन सा अणु प्रोटीन बनाने के लिए सूचना स्रोत के रूप में कार्य करता है? कौन सा अणु जो है वो प्रोटीन बनाने के लिए सूचना स्रोत के रूप में कार्य करता है? तो आप सभी जानते हैं जो प्रोटीन के निर्माण के लिए जो सूचना स्रोत लिखी होती है वो हमारे आनुवांशिक पदार्थ यानी जेनेटिक मटेरियल पर लिखी होती है, और जेनेटिक मटेरियल हमारे अंदर होता है डीएनए। ठीक है, जो केंद्रक में पाया जाता है। ठीक, आनुवांशिक पदार्थ किस में पाया जाता है? केंद्रक में। और हमें किससे मिला है? हमें अपने माता पिता से मिला है, और उन्हें उनके से मिला होगा। ठीक, हमारी संरचना का निर्माण कैसे होगा, बालों का कलर कैसा होगा, आंखों का कलर कैसा होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन किस पर लिखी हुई है? हमारे आनुवांशिक पदार्थ पर लिखी हुई है। ठीक, चलो जी। किस कोशिका का आकार बदलता रहता है? तो आप सभी को पता है किस कोशिका का आकार बदलता रहता है। जिस कोशिका का आकार बदलता रहता है वो है आपकी अमीबा। ठीक है, अमीबा का कोई शेप नहीं होता है, कोई निश्चित डेफिनेट शेप नहीं होता है, कोई साइज नहीं होता है। साइज तो होता है, शेप नहीं होता है। ठीक, इसका जो आकार है उसको बोल देते हैं इरेगुलर शेप्ड या एमोर्फस शेप्ड, या फिर इसके आकार को एक अलग ही नाम दे दिया गया है, अमीबॉइड। क्या दे दिया गया है? अमीबॉइड। अमीबा का जो आकार होता है वो क्या होता है? अमीबॉइड आकार होता है। तंत्रिका कोशिका की अगर बात करें तो ये लॉन्ग एंड ब्रांचड होती है, लंबी, और इसमें शाखाएं पाई जाती हैं, शाखित होती है। ठीक, अंडाणु या ओवम, इसकी अगर बात की जाए तो ये बेसिकली ये ओवम ओवम आकार की होती है, यानी ये गोल अंडाकार होती है एक तरह से। ठीक,
चिकनी पेशी की अगर बात करें, चिकनी पेशी जो होती हैं हमारी, वो अरेखित पेशी होती है, ठीक है, अरेखित पेशी होती हैं, अनस्ट्रिएटेड मसल्स होती हैं, हमारे अंदरूनी अंगों में वो पाई जाती हैं। वो कैसी होंगी? वो चिकनी होती हैं, महसूस होती हैं जैसे चिकनी हो, इस वजह से उनका नाम ही रखा गया है चिकनी पेशी। ठीक है, बात क्लियर है? तो इसका आंसर क्या होगा? अमीबा, जो आयोग ने भी माना है सही है। ठीक, चलें आगे की तरफ। चलो भाई जल्दी जल्दी। हाँ, किस जीव में पुनर्जनन की क्षमता होती है? तो प्लनेरिया, प्लनेरिया में रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। प्लनेरिया में क्या होती है? रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। ठीक, प्लनेरिया के अंदर होती है। ठीक है जी, चलें आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो निम्नलिखित में से किस में झिल्लीबद्ध कोशिकाओं का अभाव होता है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है उसमें झिल्लीबद्ध कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। प्रोकैरियोटिक में जो आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो भी मौजूद नहीं होती है। ठीक है, केंद्रीय झिल्ली जो होती है, केंद्र के चारों ओर जो झिल्ली होती है वो भी एब्सेंट होती है, और जो झिल्ली युक्त जो कोशिकांग होते हैं वो भी उसमें नहीं पाए जाते। ठीक है, चलो जी आगे। यूकैरियोटिक कोशिकाएं में तो सारी चीजें पाई जाती हैं। ठीक, हाँ, ये रहा। निम्न में से कौन सा या से कथन सही है? दो वस्तुओं के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों वस्तुओं के बीच के पृथक्करण दूरी से स्वतंत्र होता है। क्या उन दोनों के बीच की दूरी से स्वतंत्र होता है? दो वस्तुओं के बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो उनकी बीच की दूरी से स्वतंत्र थोड़ी होता है, वो तो उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये तो गलत है। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों वस्तुओं के बीच की पृथक्करण दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट है। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। जो बीच का बल है उन दोनों वस्तुओं के प्रोडक्ट के, मास के प्रोडक्ट के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। तो स्टेटमेंट सेकंड और स्टेटमेंट थर्ड दोनों सही है। ठीक है, चलो जी आगे चला जाए। चलो, यदि हवा, पानी और क्राउन कांच का अपवर्तनांक n1 n2 और n3 है तो कौन सा सही होगा? किसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा? तो कांच का सबसे ज्यादा होगा, फिर पानी का होगा और फिर हवा का होगा। ठीक है, फिर किसका होगा? हवा का। ऑप्शन वन इज करेक्ट। ठीक है, चलो आगे। हाँ, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इसमें बताना है कौन सा कथन है जो गलत है। ठीक है, आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का यूज किया जाता है। बिल्कुल सही है। अस्पतालों में दिए जाने वाला ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होता है। हाँ, संपीड़ित मतलब कंप्रेस्ड करके जो है उसकी अवस्था को चेंज कर दिया जाता है, अधिक दबाव डाला जाता है तो उसकी अवस्था चेंज हो जाती है, गैस से ठोस में या फिर द्रव में बदल जाती है। गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। तो गैसीय अवस्था में कणों की गति जो है अनियमित और बहुत ज्यादा तीव्र होती है ना, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, वो किसी भी दिशा में गति करते रहते हैं, है ना, और तीव्र गति, तीव्र जो है गति से जो करते हैं, तीव्रता से गति करते हैं। अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस नहीं होती है। जो ऑक्सीजन सिलेंडर दिया जाता है अस्पतालों में उसमें भी संपीड़ित गैस होती है। ठीक है, तो आपसे गलत क्वेश्चन पूछा था, गलत कथन पूछा था, यही जो है गलत है कथन और यही हो जाएगा हमारा उत्तर। ठीक है जी, यही हो जाएगा उत्तर भी। तो आयोग ने जो लगा रखा है वही सही है। सहसंयोजक रूप से आबंधित यौगिकों का क्वथनांक कम क्यों होता है? क्योंकि अणुओं के भीतर प्रबल सहसंयोजक आबंध होता है किंतु अंतर परमाणविक बल जो है वो दुर्बल होता है। ठीक है, वो क्या होता है? दुर्बल। ये भी सही है, ये भी इसका क्या है? सही है। चलो जी, थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? तो आयोडीन आवश्यक है। थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए थायरोक्सिन हार्मोन जो है अपने थायराइड ग्लैंड से निकलता है। थायराइड ग्लैंड आप सभी को पता है, वो हमारे थ्रोट में मौजूद होता है। ठीक, जो फैट, कार्बोहाइड्रेट है ना, इन सभी के चयापचय में यानी मेटाबॉलिज्म में मदद करता है ना। चलें जी आगे की तरफ। चलो जी, कौन सा विषमांगी विलयन है? विषमांगी विलयन क्या होते हैं? जो एक दूसरे में 100% नहीं घुल पाते हैं वही विषमांगी है। तेल और पानी कहीं घुल रहे हैं क्या? नहीं घुल पाते, है ना। तो ये कैसे होंगे? ये होंगे विषमांगी विलयन। ठीक है जी, कैसे होंगे? विषमांगी विलयन होंगे। चलो आगे, आगे देखो, आगे कहाँ है क्वेश्चन साइंस का। चलो, 373 डिग्री केल्विन यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर जिप्सम को क्या प्राप्त होता है? ठीक है, क्या प्राप्त होता है?
ये प्राप्त होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये एकदम सही है। ठीक है जी, चलो आगे की तरफ चलते हैं। HNO3 का आणविक द्रव्यमान कितना है? ये आप सभी को निकालना आता होगा। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, फिर नाइट्रोजन का 14 होता है और ऑक्सीजन का होता है 48। ठीक है, तो ये हो जाएगा 62 प्लस 1, है ना, 62 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 63। ठीक है, 63 हो जाएगा इसका द्रव्यमान। निम्न में से कौन सी धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रति अत्यधिक अभिक्रियाशील है? मैग्नीशियम, बिल्कुल सही है। ठीक है, मैग्नीशियम जो है अत्यधिक अभिक्रियाशील है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रति। ठीक, चलें आगे की तरफ। 1 मीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी होती है 2 मीटर। ये बहुत ही कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। चलो, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? किसी भी बिंदु पर इसकी दिशा चुंबकीय दिक् सूचक द्वारा मापी जाती है। ठीक है, बिल्कुल सही है। किसी भी बिंदु पर इसकी दिशा जो है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबकीय दिक् सूचक द्वारा, है ना, मापी जाती है। ये बिल्कुल सत्य है। चलो जी, निम्न में से कौन सी भौतिक राशि एक गतिशील पिंड द्वारा तय की गई कुल पथ लंबाई के बराबर है? कौन सी भौतिक राशि एक गतिशील पिंड द्वारा तय की गई कुल पथ लंबाई के बराबर होती है? दूरी, है ना, दूरी बिल्कुल सही है ना, दूरी होती है किसी पिंड द्वारा तय की गई कुल पथ लंबाई के बराबर। ठीक, तो ये भी कैसा क्वेश्चन है? कॉमन सेंस। अच्छा, अब आ जाओ भाई। निम्न में से कौन सा विकल्प नीचे दी गई अभिक्रिया के उत्पाद को दर्शाता है? कौन सा विकल्प दर्शाता है? तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर बनेगा MnCl। ठीक है, MnCl2 बनेगा और Cl2 बच गया, Cl2 और बनेगा। ठीक है, और फिर H2O बनेगा, है ना। H2O भी कौन सा वाला बनेगा? 2H2O। ठीक है, तो यही अभिक्रिया जो है वो पूरी तरह से एक तरह से संतुलित है, बैलेंस्ड भी है। ऑप्शन बी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चले आगे की तरफ। खत्म हो गया क्या? चलो, तो बस मिलते हैं फिर अगले प्रैक्टिस सेट में। ठीक है जी, जल्दी। प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। मेरे प्यारे दोस्त, 25 तारीख और 26 तारीख की तीनों शिफ्ट का हम लोग बता चुके हैं कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व आयोग ने आंसर की के आधार पर कराया है। अभी तक कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें मैं आप लोगों से कहूं कि भाई ये क्वेश्चन गलत है, आप इस पर रेड डाल दो। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिला है। मैं आप लोगों को 27 तारीख की पहली शिफ्ट कराने जा रहा हूं। 27 तारीख की पहली शिफ्ट कराने जा रहा हूं कि भाई कैसे क्या क्वेश्चन यहां से बने। तो मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार आएंगे और रीजनिंग में समझेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन बने। मैं अगर क्वेश्चनों पर चलूं तो ये रीजनिंग नहीं, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? एक शब्द दिया है ROMANCE और कह रहा है इसके अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वर है उसको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में ठीक आने वाले व्यंजन से बदल दो। तो O का अगला P हो गया, A का B हो गया, E का F हो गया। फिर कह रहा है व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के ठीक बाद वाले स्वर से। तो R के बाद U आता है स्वर, M के बाद O आता है, N के बाद O, C के बाद E आता है। अब कह रहा है कौन सा अक्षर 2 बार आया? तो O 2 बार आया, यही हमारा आंसर है। ठीक है भाई, यही आंसर सही हो जाएगा। चौथा सवाल नहीं है, पांचवा नहीं है, छठा नहीं है। मैं रीजनिंग के क्वेश्चन करा रहा हूं आपको। 7वां क्वेश्चन रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। कह रहा है कि आर का कोड क्या होगा? इसमें आर नहीं है, इसमें आर है, तो केवल इसमें आर है तो इसका कोड भी इसी में होगा। 5 नहीं हो सकता क्योंकि वो यहां पर भी है। 1 नहीं हो सकता क्योंकि यहां भी है। 6 नहीं हो सकता क्योंकि यहां भी है। 3 नहीं हो सकता क्योंकि यहां भी है। तो 2 ही बचेगा, यही हमारा आंसर है। और सेम क्वेश्चन पूछा गया है 8वां इसी चीज के संदर्भ में। मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर कह रहा है टी का कोड क्या है। यहां कह रहा है टी का कोड क्या है, तो यहां पर टी इसमें मौजूद है, तो इसमें है नहीं। तो 3 हो नहीं सकता क्योंकि वो यहां भी है। 7 हो नहीं सकता क्योंकि वो यहां भी है।
4 हो नहीं सकता क्योंकि वो यहां बी है, तो 6 करेक्ट होगा। ये एकदम राइट आंसर है। मेरे प्यारे दोस्त अब बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस सवाल को ध्यान से समझेंगे, इसका जवाब क्या है। तो यहां पर आप लोग ऐसे समझो कि अगर मैं इसे देखूं तो जे के एल एस टी यू, देखो इन दोनों में जो अंतर है, जे से एल 2 का अंतर है 10 और 12 है, 19 2 21। तो क्यू के बाद आर डायरेक्ट आया है गलत, यू के बाद वी डायरेक्ट आया गलत, टी के बाद यू गायब है, वी आया, यानी टी 20 पर और वी 22 पर, तो 2 का अंतर है, और वी के बाद डब्ल्यू आया है, तो ये गलत, इसलिए यही ऑप्शन राइट हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त आगे बढ़ते, यहां पर आयोग ने क्या माना है, यहां पर 8 और 83 माना है। 8 और 83 क्यों माना है ये सुन लो। 8 का वर्ग 64, 8 का वर्ग प्लस 2 करोगे तो 66 आएगा, 9 का वर्ग प्लस 2 करोगे तो ये 83 आएगा। कहने का मतलब एकदम आयोग ने ठीक उत्तर माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसका आंसर क्या है। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर कह रहा है कि वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे 6 व्यक्ति हैं, तो ये केंद्र हो गया, ये इन सब के राइट हो जाएंगे। तो पहला स्टेप है कि एफ सी के दाईं ओर दूसरे पर है, तो सी के दाईं ओर 1 2, यहां पर एफ आ गया। डी ई और एफ का निकटतम पड़ोसी है, तो डी यहां पर आ जाएगा, ई यहां पर आ जाएगा। ए बी के बाईं ओर दूसरे पर है, तो बी यहां पर, बी के बाईं ओर दूसरे पर ये ए हो गया। सी के सापेक्ष ई का स्थान पूछ रहा है, तो सी के सापेक्ष ई बताना है, तो बाईं ओर को दूसरा होगा। यही आयोग ने भी आंसर बोला है। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, बताएंगे। अब ये रीजनिंग का नहीं है, ये रीजनिंग का नहीं है, ये रीजनिंग का है, इसे ध्यान से समझेंगे। सवाल कह रहा है प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 9 बजे के बीच अपार्टमेंट परिसर के बाहर सर्विस रोड पर गंभीर भीड़ हो जाती है, क्योंकि विभिन्न स्कूलों की कई स्कूल बस अपार्टमेंट परिसर के गेट से बच्चों को लेने के लिए आती है। इससे ट्रैफिक जाम हो रहा है, जिससे इस समय काम के लिए यात्रा करने वाले कई लोगों को देरी हो रही है। पहला कह रहा है सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक किसी स्कूल बस को सर्विस रोड पर आने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ये तो संभव नहीं है, बच्चे भी तो पढ़ने जाएंगे, ये संभव नहीं है, पहला तो गलत है। स्कूल बसों को सोसाइटी गेट में प्रवेश की अनुमति दी जानी चाहिए, भाई ये भी संभव नहीं हो सकता कि सोसाइटी गेट में आप सभी की सभी स्कूल बसों को अंदर पहुंचा देंगे, तो कोई भी सही नहीं है। इसका मतलब ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही सेकंड अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो ये कह रहा है कोई बाइक कार नहीं है, ये कह रहा है कोई बाइक कार नहीं है, मानकर चलो कि ये बाइक है, और सवाल कह रहा है कोई बाइक कार नहीं है, बाइक अलग है कार अलग है, सभी कार हवाई जहाज है, तो जितने भी कार हैं वो सभी के सभी हवाई जहाज हो गए। कह रहा है कि यहां पर कि कोई हवाई जहाज बाइक नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त ऐसा नहीं है, ये दूसरा डायग्राम इसका ये भी तो बन सकता है। इसने कहा कि कोई बाइक कार नहीं है, बाइक से कार के लिए ही तो मना किया है, लेकिन जब हवाई जहाज आएगा तो उसका सर्कल ऐसे भी बन सकता है, तो इसका मतलब पहला वाला गलत है। दूसरा कह रहा है सभी हवाई जहाज कार हैं, भैया हवाई जहाज बाहर है कार अंदर है, बाहर से अंदर सभी बोलकर जाने वाला कोई भी स्थिति ठीक नहीं होती, तो दोनों के दोनों गलत होंगे। ना तो निष्कर्ष फर्स्ट सही है, ना निष्कर्ष सेकंड सही है। तो यहां पर बढ़ेंगे, अगला है WEIGHT, WEIGHT सही है। कह रहा है इसके प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर, तो स्वर में एक जोड़ दो, ई के बाद एफ, आई के बाद जे, और कह रहा है व्यंजन को ठीक पहले वाले से, तो डब्ल्यू से पहले क्या आएगा, वी आएगा, जी से पहले एफ आएगा, एच से पहले जी आएगा, टी से पहले एस आएगा। इस प्रकार बने नए अक्षरों के समूह में कौन सा अक्षर 2 बार आएगा, तो भैया यहां एफ 2 बार आया है। आयोग ने एकदम करेक्ट आंसर बोला है, एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है। बी 2 पर, आई 9 पर, पी 16 पर, डब्ल्यू 23 पर, तो भैया 7 प्लस हुआ है, तो 23 और 7 30 होगा, और 30 पर डी आएगा। डी से शुरू का मतलब ये गलत, ये गलत।
यहां D 4 पर, K 11 पर, R 18, Y 25, 7 7 प्लस है 25 7 32, 32 26 से 6 ज्यादा है तो F आएगा। D के बाद F आएगा तो ये एकदम करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। ये कह रहा है दूरी पूछ रहा है, तो यहां पर मैंने ट्रिक क्या बताई थी, उत्तर, उत्तर से पूर्व, पूर्व से दक्षिण और दक्षिण से पश्चिम। कह रहा है Q से A तक चल रहा है, दक्षिण की ओर 14, तो दक्षिण की वैल्यू 14 हो गई। फिर बाईं ओर मुड़कर 10, इसका बायां ये है तो ये 10 हो गई। फिर बाईं ओर मुड़कर 9 है तो इसका बायां इधर ये 9। फिर बाईं ओर मुड़कर 7 तो इसका बायां कुछ नहीं है तो ये 7 हो गया। अंतिम में दाईं ओर मुड़कर 5, इसका दायां कुछ नहीं तो इधर ये 5 हो गया। 9 से 5, 9 5 14 से ये 14 खत्म, क्योंकि उत्तर का अपोजिट दक्षिण होता है, तो हम अपोजिट में वैल्यू बराबर होती है तो काट देते हैं। तो यहां पर 10 में से 7 गए तो 3 बचे, लेकिन इसने ये नहीं बोला कि प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में। देखो यहां बच्चे ज्यादा गलत करके आए। उसने ये नहीं बोला कि प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, उसने बोला है कि अगर उसे दोबारा से ए बिंदु पर पहुंचना हो तो कितनी और किस दिशा में साइकिल चलानी पड़ेगी। तो भैया इसे 3 किलोमीटर साइकिल चलानी पड़ेगी और पश्चिम दिशा में चलानी पड़ेगी। अगर वो पूछता कि प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है तो मैं पूर्व बताता, लेकिन उसने कहा है कि वापस प्रारंभिक बिंदु पर जाना है, तो इसलिए मैं पूर्व का अपोजिट करूंगा और 3 पश्चिम करेक्ट आंसर कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे। एक बार इस प्रश्न पर, इस क्वेश्चन को ढंग से समझेंगे। P का अर्थ गुणा है तो P पर गुणा लगा दो, यहां भी P पर गुणा लगा दो। Q का अर्थ भाग है तो भाई P पर यहां भी गुणा, Q का अर्थ भाग है तो यहां भाग होगा। R का अर्थ माइनस है तो R यहां माइनस होगा। S का अर्थ प्लस है तो प्लस होगा। तो ये कह रहा है 32 में 4 गुणा करो, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, माइनस 21 पंजे 105 प्लस 3 तिया 9 गुणा 6 होगा। तो ये आएगा 128 माइनस 105 प्लस 18, तो 18 और 128 कितना हो गया, ये 128 10 38 और 8 40, 146 और 105 घटा दो, 6 में से 5 गए 1 और ये 4, 41। यही करेक्ट आंसर है, यही करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, एक बार इस सवाल का आंसर बताएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त 24 और 33 का 9 का अंतर है, यहां पर 11 का अंतर है, यहां पर 13 का, भाई 44 10 54 3 57 और यहां पर 15 का है, 57 10 67 5 72, तो 9 11 13 15 के बाद 17 आ जाएगा। तो 72 में 17 जोड़ दो, 7 और 2 9, 7 और 1 8 और 89 आंसर हो गया। 89 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रीजनिंग का नहीं है, ये रीजनिंग का नहीं है, ठीक है भाई। रीजनिंग का क्वेश्चन जैसे ही आएगा तुरंत मैं सॉल्व कराऊंगा। ये क्वेश्चन रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। यहां पर 59 और 117 माना गया है। चेक करते हैं कैसे माना गया है, क्या कोई लॉजिक है। मेरे प्यारे दोस्त 59 में से आप 5 कम करो, कितना आया, 53 आया। 53 आया, कितना आया भाई, 59 में से 5 कम करोगे तो ये आएगा 54 और इसका 3 गुना करो, 3 चौक 12 का 2, 3 पंजे या 3 चौक 12 का 2, यहां पर ये आ जाएगा, ये 59 आया है ना, ठीक है। तो 3 चौक 12 का 2 हासिल, 3 पंजे 15 और 1 16, ये तो 162 बन रहा है। ये कितना बन रहा है, 162 बन रहा है। तो फिर मेरे प्यारे दोस्त यहां पर तो बात नहीं बन रही, तो मेरे प्यारे दोस्त माइनस करके नहीं बन रही तो प्लस करके देखते हैं। 59 में प्लस 5 करूं तो यहां पर ये बनेगा 64 और इसका 3 गुना कितना, 3 चौक 12 का 2 हासिल, 3 चिंग 18 और 1 19, 192 करेक्ट है। ऐसे ही 34 में 5 जोड़ना, 34 प्लस 5 39 होगा और 39 का 3 गुना करेंगे तो 3 निम 27 का 7 हासिल, 1 3 तिया 9 और 3 निम 27 का 7 हासिल 2, 3 तिया 9 2 11, 117 एकदम राइट है, एकदम राइट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, क्या कह रहा है, Q प्लस R का मतलब क्या, A प्लस B का, A B की माँ है तो Q R की माँ है, Q माँ है तो माइनस R की माँ है। कह रहा है R माइनस P, तो A माइनस B का अर्थ है A B का भाई है तो R भाई हो जाएगा P का। यहां पर कह रहा है P गुणा S, तो A गुणा B, A B की पत्नी है तो P पत्नी माइनस हो गई, S की पत्नी है तो S इसका पति है, S भाग T,
ए भाग बी करता है, ए बी का पिता है तो एस पिता है टी का, बहुत बढ़िया। टी माइनस जे, ए माइनस बी ए बी का भाई है तो टी भाई हो जाएगा किसका, जे का, और जे प्लस के तो ए बी की मां है तो जे के की मां हो जाएगी। सवाल कह रहा है कि क्यू का जे से क्या संबंध है, ये क्यू कौन है, इस जे का, तो ये इसकी माता, माता की माता है, और माता की माता ऑप्शन 2 पर है। माता की माता को नानी भी कहा जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ो, एकदम शानदार तरीके से रीजनिंग के अगले क्वेश्चन पर। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। 7 व्यक्ति बैठे उत्तर की ओर मुंह करके, 1 2 3 4 5 6 7। बी और के बीच केवल 5 है, जी के ठीक बाईं ओर है, जी और ई के बीच केवल 1 व्यक्ति है, डी एफ के बाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है। तो ध्यान से समझना कैसे क्वेश्चन का आंसर करना है। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनो, तो यहां पर जी के ठीक बाईं ओर है, अगर ये के है तो इसके बाईं ओर यहां पर जी आ जाएगा। आगे कह रहा है जी और ई के बीच में केवल 1 व्यक्ति, तो 1 व्यक्ति यहां छोड़ दो और ई को यहां बिठा दो। अब यहां पर आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। आगे क्या कह रहा है, बी और के बीच में 5 व्यक्ति हैं, तो 1 2 3 तो ये हो गए, चौथा 5वां यहां छोड़ दो और बी को यहां लिख दो। सही है भाई। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि ये लाइन स्टेप हो गया, ओके, जी के ठीक बाईं ओर है, ये हो गया। जी और ई के बीच 1 व्यक्ति है, ये हो गया। डी एफ के बाईं ओर किसी स्थान पर है, डी एफ के बाईं ओर किसी स्थान पर है लेकिन सी के दाईं ओर है, तो डी को यहां लिख दो, सी के दाईं ओर हो जाएगा और एफ के बाईं ओर हो जाएगा। क्वेश्चन खत्म हो गया। स्टेप को मिलाकर चेक कर लो। ये कह रहा है पंक्ति के बाईं छोर से तीसरा कौन है, बाईं छोर से 1 2 3 तीसरा डी होगा। आपको लगता है आपको सारे स्टेप मिला लें तो आप मिला सकते हैं। जैसे पहला था बी और के बीच केवल 5 है, तो बी और के बीच 1 2 3 4 5 है। जी के ठीक बाईं ओर है तो जी के ठीक बाईं ओर है। जी और ई के बीच केवल 1 है तो जी और ई के बीच केवल 1 है। डी एफ के बाईं ओर किसी स्थान पर है तो डी एफ के बाईं ओर ही है, सी के दाईं ओर ही है। ठीक है जी, चलो अब बढ़ेंगे मेरे प्यारे गुड्डा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन पर आएंगे, ये यहां साइंस से पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे, सीधा चलेंगे अपने रीजनिंग के क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन समझेंगे। इसमें कह रहा है कौन कौन को बदल दे, और इसने 14 और 18 को बदला है, अर्थात 14 के स्थान पर 18 और 18 के स्थान पर 14। सॉल्व करो तो ये आएगा 63 माइनस 45 प्लस 18 प्लस 9 में 9 से भाग 81 बार गुणा 9 में 81 से भाग 9 बार गुणा 4 प्लस 14 तिया 42 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे गुड्डा क्या बोलेंगे, प्लस में से डायरेक्ट 14 गुणा 3 लिख देता हूं, चलो कोई नहीं। तो 63 माइनस 45 प्लस 18 प्लस 36 प्लस 42 लिखूंगा। तो यहां से प्लस प्लस की वैल्यू कितनी है भाई, 63 प्लस का बस 45 नहीं है, बाकी सब है। तो 3 और 8 11, 6 17 और 2 19 का 9 हासिल 1, 6 और 1 7 और 3 10, 4 14 और 1 15, 159 में से 45 घटा दो, तो 9 में से 5 गए 4, 15 में 4 गए 11, एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। बढ़े चलो बढ़े चलो वीर तुम बढ़े चलो, ध्यान से समझेंगे। यहां 11 में 7 जोड़ो 18, यहां 29 में 7 जोड़ो 36, तो यहां 22 और 7 29 तो हर एक में है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ेंगे, आर 18 पर है और जी 26 7 33 पर है, तो 15 प्लस हुआ ये मानो। डी 4 पर, एस 19 पर, तो 15 प्लस हुआ है। पी 16 पर, 16 और 15 31, 31 26 से 5 ज्यादा है, अर्थात ई आएगा। ये ई नहीं है, ये ई नहीं है। आगे बढ़ जाओ, यहां पर वी 22 पर है, के 11 पर है, तो माइनस का 11 हुआ है। यहां एच 26 से 8 ज्यादा अर्थात 34, डब्ल्यू 23, तो माइनस का 11 हुआ है। तो टी 20 पर है, 11 घटाओ 9 पर आई आएगा। पहला ऑप्शन आपका राइट जवाब है, राइट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ो मेरे प्यारे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ो। इस सवाल पर आएंगे, हर एक सवाल को बढ़िया तरीके से समझते हुए चलेंगे। यहां पर ध्यान से समझेंगे क्या कह रहा है। तो यहां पर ये कैसे आएगा, एफ 6 5 11 5 16 5 21 5 26 पर जेड आएगा, गलत हो गया ये। आगे ई 5 और 10 15 20 5 25 पर वाई आएगा। जेड के बाद वाई केवल डी ऑप्शन में है, यही राइट आंसर था, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है,
कोई दिक्कत नहीं, ये मैथ का क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है। जैसे ही रीजनिंग का आएगा तो मैं तुरंत रोक दूंगा, है ना। ये रीजनिंग का आ गया। यहां पर समझेंगे R18 M13 -5, S19 N14 -5, X24 S19 -5, A27 V22 -5। ओके, कोई दिक्कत नहीं। B28 और ये 23 -5, 29 24 -5, 6 और ये 3 माइनस है बस। K11 F6, इसलिए यही ऑप्शन अलग है। फिर से चेक कर लो, ये कह रहा है कौन अलग है। B28 पर है, W23 पर है तो 5 कम है, C29 पर है, X24 पर है तो 5 कम है, K11 पर F6 पर तो 5 कम है, F6 C3 केवल 3 कम है। यही राइट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाओ मेरे शेर। इस सवाल पर आएंगे। एक शब्द दिया PASTRY, एक शब्द दिया है, शब्द दिया है PASTRY के प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के ठीक पहले अक्षर से, तो भैया P की जगह O आएगा, S की जगह R आएगा, T की जगह S, R की जगह Q, Y की जगह X आएगा, और प्रत्येक स्वर को उसके बाद वाले से A का B हो गया। कोई दिक्कत नहीं। बने अक्षरों में समूह में कितने स्वर हैं? O स्वर है, केवल एक स्वर है, केवल O स्वर है, और कोई भी स्वर नहीं है, और कोई भी स्वर नहीं है। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। आगे बढ़ जाओ, इस क्वेश्चन पर आ जाओ। कुछ बल्ब रेत हैं, ये बल्ब हो गए, जिनमें से कुछ बल्ब रेत हो जाएंगे। करेक्ट, सभी बल्ब मोमबत्ती है तो ये सभी बल्ब मोमबत्ती हो गए। ये यहां पर सबसे पहले करेक्ट, कुछ मोमबत्ती बल्ब है। हाँ जी, मोमबत्ती बाहर है, बल्ब अंदर है। जब सर्कल के ऊपर सर्कल होता है तो बाहर से अंदर की ओर कुछ बोल के सही होता है। पहला सही है। दूसरा कह रहा है रेत नहीं है, नेगेटिव तो बन ही नहीं सकता पॉजिटिव से, बिल्कुल सही कह रहा है, पहला वाला ही सही होगा, पहला वाला ही सही होगा। आगे बढ़ो मेरे दोस्त। रीजनिंग का नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। जैसे ही रीजनिंग आएगा तुरंत रुकेंगे मेरे दोस्त, तुरंत रुकेंगे। जैसे ही रीजनिंग आएगा तुरंत रुक जाएंगे, तुरंत ब्रेक मार देंगे, दिक्कत नहीं लेनी है, ठीक है। चलो, तो बताएंगे इसका आंसर क्या है, इसमें कौन अलग है। तो यहां पर 18 16 2 कम, 9 7 2 कम, O 15 13 2 कम, M 13 K11 ये भी 2 कम। चलो कोई दिक्कत नहीं। N 14 5 19 5 5 10 11 5 16, I 9 और O 15, ये 6 का अंतर है, ये 6 का अंतर है, ये गलत हो जाएगा, मतलब सबसे अलग पद है, यही राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस पर आएंगे। यहां पर सवाल कह रहा है क्लास में सभी 36 विद्यार्थी उत्तर की ओर मुंह कर खड़े, प्रीति दाएं से 12वें पर है। ये प्रीति हो गई दाएं से कितने नंबर पर, 12 पर, जबकि अलीसा बाएं छोर से 22वें पर है। ये अलीसा हो गई बाएं से 22वें पर। इनके बीच में कितने हैं ये पूछ रहा है। भैया बीच के बता दो, 36 टोटल है, 22 और 12 कितने हो गए, 34, तो 2 ही तो बचे बीच में, यही आंसर है, यही आंसर होगा।